सभी अध्ययन करने वालों को मेरा नमस्ते। माँ सरस्वती का आशीर्वाद। आज हम सीबीएसई 10वीं कक्षा हेतु निर्धारित हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 गद्य खंड में नेताजी का चश्मा इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसे स्वर दिया है डॉक्टर गजानंद आर्य ने। नेताजी का चश्मा, इस पाठ के लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। उनका जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने शिक्षा जो प्राप्त की थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी और उसी विभाग में उन्होंने नौकरी भी की। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने लेखन पे कार्य किया और कहानी संग्रह में से सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, ये कहानियां लिखी और उपन्यास में से विनय और ईंधन। उनकी लेखन की सबसे बड़ी खूबियां यह विशेषताएं हैं, वो एक कहानीकार भी हैं, गद्यकार भी हैं। शोषक और पूंजीपतियों का जो अत्याचार है, सामाजिक अव्यवस्था, आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं पर आधारित वो लेख लिखते हैं। ये उनका मुख्य विषय है जो उनके लेखन में मिलेगा। आज के जो पाठ के कुछ मुख्य पात्र हैं जिन्हें स्मरण रखेंगे हम, ताकि पाठ को पढ़ते समय आसान रहेगा। पात्र हैं हालदार साहब, पान वाला, कैप्टन जो चश्मा बेचता है, ड्राइंग मास्टर मोतीलाल, और वहां जो मूर्ति लगी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। इनका स्मरण रखना आवश्यक है। लेखक को जो सम्मान मिला है वो पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब हम एनसीईआरटी के पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं। लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। आप स्वयं प्रकाश का चित्र यहां पर देख रहे हैं जो एनसीईआरटी की पुस्तक में है। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में, औद्योगिक प्रतिष्ठान का मतलब होता है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फैक्ट्री। स्वयं प्रकाश का बचपन वहां नौकरी किया। स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का मतलब होता है अपनी इच्छा से अपने आप जो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। और बाद में वसुधा नाम की एक पत्रिका थी, उसके संपादन कार्य में जुड़ गए। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनकी 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें मुख्य है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। ये मुख्य है उनके। उल्लेखनीय का मतलब हम इसे सम्मान के साथ लिख सकते हैं, लिखने योग्य। बीच में विनय, ईंधन, ये उपन्यास उनके चर्चित उपन्यास रहे हैं, मतलब चर्चा का विषय रहा है। पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये पुरस्कारों से वो सम्मानित हुए हैं। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे। स्वयं प्रकाश की कहानियों में यहां पर कुशल चितेरे का मतलब चित्रित करने वाले, लिखने वाले।
अपने शब्दों में उसे चित्रण करने वाले। शोषण के विरुद्ध चेतना है तो हमारे समाज जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। हिंदी में अभिव्यक्ति की शैली, वाचिक परंपरा का मतलब अभिव्यक्ति की शैली, बोलने की शैली, लिखने की शैली। और रोचक किस्सा गोई का मतलब यह है जब आप उसे पढ़ेंगे तो कहानी की तरह लगेगा और बड़ा रोचक होगा, आपको रुचि लगेगी। इसको कहते हैं रोचक किस्सा गोई। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग के नाम ही देश नहीं होता, उनकी मान्यता थी। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। देशभक्ति में हर पक्ष को उन्होंने उजागर किया है। नेताजी का चश्मा, आज जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों को योगदान को रेखांकित करती है, जो देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। इसको कहानी में आपको समझ में आएगा कि एक छोटा सा बच्चा कैसे लकड़ी का चश्मा बना करके लगा देता है। लेखक उसके योगदान को भी योगदान मानते हैं। तो पाठ का आज मुख्य विषय है नेताजी का चश्मा। नेताजी अर्थात सुभाष चंद्र बोस, उनका पूर्ण नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं होता। कस्बा का मतलब होता है छोटा शहर, जिसका पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, देखो कस्बे में क्या क्या था यहां पर बता रहे हैं। एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, ओपन एयर का मतलब खुला सिनेमा घर, और एक ठो नगर पालिका भी थी। देखो एक ठो शब्द से वो आम भाषा का जो बोलचाल की भाषा है उसको अपने लेखन में रखते हैं ताकि पढ़ने वाले छात्रों को पता लग सके, आभास हो सके कि सामान्य भाषा का प्रयोग किस तरीके से होता है और उसके प्रति रुचि भी जागे। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती। कभी कोई सड़क पक्की करवा देना, ये नगर पालिका का काम है। इस कहानी के बहाने नगर पालिका के कार्य भी बता रहे हैं। कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करा दिया। ये नगर पालिका का कार्य था। इस नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के बीच चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा का मतलब मूर्ति। चौराहे पर लगवा दी। किसने? नगर पालिका के मुख्य अधिकारी ने निर्णय करके, नगर पालिका की ओर से। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। यहां पर मूर्ति तो लग गई, पर मूर्ति लगने के बाद एक छोटा सा हिस्सा है कहानी का, उसके बारे में लेखक स्वयं प्रकाश लिखते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री बर्बाद हुआ होगा। यहां शब्द है उहापोह, भ्रम। उपलब्ध बजट,
जो उनके पास एकत्रित पैसा था, इकट्ठा किया हुआ पैसा था, या मूर्ति के लिए जो लागत अनुमान किया गया था, उससे कहीं कम रहा वो जो बोर्ड था उसके पास। बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में, जब बोर्ड हर हर वर्ष या हर 5 वर्ष में चुना जाता है, तो उन लोगों ने सोचा कि क्या करें, अपना नाम और इसका कार्य को दिखाने के लिए स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया, क्योंकि धन का अभाव था। अंत में कस्बे के इकलौते, हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही काम सौंप दिया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने पर विश्वास दिला रहे थे। पटक देने का मतलब यह है, इस शब्द से लेखक कहना चाहते हैं कि मूर्ति में कहीं कुछ कमी रह गई, उन्होंने कहा, समय अवधि कम दी थी, बनाया और रखवा दिया। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी के नोक से कोट के दूसरे बटन तक की कोई 2 फुट ऊंची, अर्थात मूर्ति की ऊंचाई 2 फुट थी, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। बस ये जरूर कह सकते हैं कि वो सुंदर थी, लेकिन हम कह सकते हैं कि हां, बनी थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कुछ कमसीन। मासूम भी थी लेकिन उसमें खूबसूरती भी थी, देखने का मन करता था। और वर्दी कैसी थी? फौजी वर्दी। मूर्ति को देखते ही, ये इस खूबी है, इस बात के लेखक क्या कहना चाहते हैं, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो वगैरह याद दिलाने लगते थे। मूर्ति का जो मुख्य उद्देश्य होता है लगाने का, कि जिस व्यक्ति की मूर्ति लगाई जाती है उसके सराहनीय सम्मानीय कार्य हमेशा याद रहे, और कोई भी व्यक्ति उसे देखे तो उसके बारे में जानना चाहे और उसका अनुकरण करे। यहां लेखक ने इस बहाने बताया है। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था, लेकिन एक चीज की कसर थी, वह देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। नेताजी का जब भी आप कोई फोटो देखेंगे, प्रतिमा देखेंगे, तो आंखों में चश्मा जरूर था। तो ये कमी उनको महसूस हो रहा था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति पर पहना दिया गया था। एक बिल्कुल असली चश्मा जिसमें मोटे मोटे काला काला फ्रेम लगा हुआ था, उसको पहनाया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित किया माने देखा, ध्यान दिया। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, आश्चर्य भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। रियल का मतलब वास्तविक। लेखक ने आइडिया, रियल, लक्षित, ये सारे शब्द तत्सम शब्दों का प्रयोग किया। ये अंग्रेजी के शब्द हैं, आइडिया और रियल। लक्षित संस्कृत के शब्द हैं। तो तत्सम और तद्भव शब्द आपको यहां देखने को मिलेगा। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाए। निष्कर्ष का मतलब निचोड़, सराहनीय का मतलब सम्माननीय। उनका जो प्रयास था वास्तव में सम्माननीय था। क्यों सम्माननीय था? क्योंकि नेताजी जो एक देश को आजाद करने के लिए एक मुख्य भूमिका निभाए हैं, उनके लिए यह उनको स्मरण करने के लिए, उनके कार्य को अनुकरण करने के लिए महत्वपूर्ण चीज है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। आजकल लोग जो है यहाँ पर
लेखक ने आजकल के नेताओं पर व्यंग कसा है। ऊपर से देशभक्ति का कपड़ा ओढ़ते हैं, व्याख्यान देते हैं, लेकिन उनके मन में लोभ और छल भरा हुआ है। देश के प्रति कुछ करने के लिए, आम जनता के लिए कुछ करने के लिए जरा भी उनका प्रयास नहीं है। लेखक ने इस बात को इस लेखन से अपनी भावनाओं को उजागर किया है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बड़ा, कौतुक मतलब कुतूहल, जानने की इच्छा, आश्चर्य, मन के भाव। वाह भाई, क्या आइडिया। देखो यहां आइडिया शब्द जो है अंग्रेजी का है, लेखक ने वैसे ही प्रयोग किया है। मूर्ति कपड़े ही नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। यहां उनका कौतूहल भी था, आश्चर्य भी था, और मन में जानने की इच्छा भी थी, ये कैसे हो रहा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, मतलब अपने मन के भावनाओं को दमन नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए, तो उसे क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया, तो पान वाले से पूछ ही लिया, जहां से पान खाते थे उसी से पूछते हैं, क्यों भाई, क्या बात है, यह नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूंसा हुआ था। यहां पर जो पान वाला है, लेखक जो है उसका रंग, रूप, आकृति के बारे में बता रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति शैली के बारे में बता रहे हैं। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। खुश मिजाज माने प्रसन्न मन वाला। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। आंखों ही आंखों में हंसा का मतलब अंदर से उसकी मुस्कुराहट छलकी, उसकी तोंद थिरकी, मतलब तोंद, पेट जो था बड़ा था, जब वो हंसा दिल खोल करके तो पेट जो है हिल पड़ा, उसको लिखा है तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के पीछे पान थूका। अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर, बत्तीसी मतलब होता है दांत, बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। उसने बताया चश्मे वाला एक कैप्टन है, वो करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है। चेंज शब्द अंग्रेजी का है, इसमें वैसे ही लिखा गया है। तत्समय पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, गिराक शब्द देसी भाषा का है, ग्राहक को गिराक कहा है। उसको चौड़े चौखट चाहिए। चौड़े चौखट का मतलब यह है, क्योंकि ये मस्ती भरे शब्दों में कह रहा है, उसका उपहास भी है, उसका आनंद भी है, और बात भी बता रहा है, व्यंग भी है। वो मोटे फ्रेम वाले चश्मे को चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? किधर से, कहां से? लोक भाषा है। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा चश्मा बिठा दिया, उधर माने वहां पर दूसरा चश्मा लगा दिया। कुल मिलाकर के अब कैप्टन चश्मे वाला अपने चश्मे का प्रदर्शनी करता है, अपनी रोजी रोटी भी चलाता है, साथ में उसको ये भी अच्छा लगता है कि नेताजी की आंखों में चश्मा होना चाहिए, तभी जाकर के मूर्ति की महत्ता है। उसकी अपनी छोटी सी देशभक्ति भी है, अपनी रोजी रोटी भी है। अब हवलदार साहब को बहुत कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत का मतलब चोट पहुंचाती है मन में, मानो चश्मे के बगैर नेताजी की असुविधा हो रही हो।
इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध उपलब्ध माने जो उसके पास है, मिलता है, मिल रहा है, गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः संभवतः माने शायद नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। आइडिया अंग्रेजी का शब्द है। अब यहां पर लेखक ने देशभक्ति के विषय में भी कहा है और उसका व्यापार के विषय में भी कहा है। ये सारी बातों को इस प्रकरण पे वर्णन किया है कि एक छोटा सा छोटा आदमी भी जानता है कि नेताजी का पूरा जो चित्र है बिना चश्मा के अधूरा है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहां गया? भाई जब मूर्ति बनाए होंगे तो चश्मा भी बनाए होंगे, तो ओरिजिनल अंग्रेजी का शब्द है सही, वही चश्मा जो समय बनाया गया था उस समय का वो चश्मा कहां है? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक, कत्थे जिससे पान लगाता है उसको एक डंडी का प्रयोग करते हैं जिससे कत्था को पान में लगाया जाता है, तो लिखा कत्थे की डंडी को फेंक का मतलब रखा। एक उनके पास पात्र होता है जिसमें कत्था रखते हैं। पीछे मुड़ उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यहां पर उसने बताया मूर्ति जब बनाई गई थी तो जिस मास्टर साहब ने इसको बनाया था मोतीलाल ने, उस समय इसको बनाना भूल गया। लेकिन इस पैराग्राफ में आप देखेंगे कि लेखक जो है किस तरीके से सामान्य उसके एक एक अभिव्यक्ति को अपने शब्दों में वर्णन किया है। लेखन शैली की यह बड़ी अद्भुत शैली होती है जिसका आप चरित्र चित्रण कर रहे हैं, चित्रित कर रहे हैं, जिसके विषय में उसके हर एक एक अंगों को वर्णन करें। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। पान वाला सामान्य व्यक्ति था, कहीं ना कहीं हवलदार साहब को उसके अंदर देशभक्ति नजर आ रही थी। पान वाला इसको मजे मजे में बात कर रहा है क्योंकि वो सामान्य दृष्टि से देख रहा है, लेकिन वो आश्चर्यचकित भी हो रहा था, द्रवित दुखी भी हो रहा था। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे के अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। वादा जब उन्होंने कहा होगा तो कर दिया, बना भी ली होगी। यहां पर लेखक ने उसके मन की बातें लिख रहे हैं कि किस प्रकार समझा जा सकता है। लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, वो भी यह तय नहीं कर पाया होगा। यहां पर मोतीलाल के मनोदशा का वर्णन है। कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते मन की कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। यह पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। इस पैराग्राफ में लेखक ने मनोदशा का चरित्र चित्रण बड़ा सुंदर तरीके से किया है। हवलदार साहब को यह सब कुछ विचित्र और कौतूहल भरा लग रहा था। आश्चर्यचकित हो रहे थे, उनके मन में कुतूहल जाग रहा था, जानने की तमन्ना, और विचित्र लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले के देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए,
यहाँ पर देशभक्ति का वर्णन है और उसके सामने में उसकी देशभक्ति अपने सिर को नतमस्तक का मतलब सिर झुका दिया। जीप की तरफ चल पड़े, फिर रुके, फिर मुड़े और पान वाले के पास जाकर के पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सेना सिपाही? आजाद हिंद फौज, नेताजी ने जो देश की आजादी के लिए एक फौज बनाई थी, उस फौज का नाम है। तो वो आश्चर्य से पूछते, कहीं वहां का सिपाही तो नहीं था? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ में मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई, बत्तीसी दांत, और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। यहां पर भी लेखक जो है, हालदार साहब के मन में उसके लिए श्रद्धा है, निष्ठा है, लेकिन पान वाला के लिए वो उसकी देशभक्ति एक उपहास का पात्र है। तो जो देशभक्ति का उपहास करते हैं, लेखक ने इस पैराग्राफ के बहाने में कहा है कि उपहास नहीं होना चाहिए। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक का मतलब आश्चर्य, एकदम भौचक्का रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, फिर सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची, छोटे संदूक जिसमें चश्मा रखता है, और दूसरे हाथ में एक बांस के टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था, और वह अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे के दुकान में नहीं, फेरी लगाता है। इससे यह स्पष्ट है कि एक छोटा से छोटा फेरी लगाने वाला भी देशभक्त हो सकता है। इस बात को लेखक कहना चाहते हैं। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि वह अब इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। काम था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक लगातार हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। आप यहां चित्र में देखते हैं, ये नेताजी का 2 फुट की मूर्ति है जो चौराहे पे लगी है, और यहां पर नेताजी का नाम लिखा हुआ है। यहां पर वो गरीब लंगड़ा चश्मा बेचने वाले व्यक्ति का चित्र है। ये वो चौराहा है जहां पर कस्बे के लोग आते जाते हैं ताकि नेताजी की मूर्ति को देख सकें और नेताजी के बारे में जान सकें। यहां पर चश्मे वाले का एक चश्मा रखने का एक सामान्य सा स्टैंड है जो बांस का बना हुआ है। नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा जो मोटा चश्मा होता है, गोल गोल, पर कोई ना कोई चश्मा जरूर होता है। यहां चश्मों के तरीके का बताया कि किस किस प्रकार का वह बेचता था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता खुशी के क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है?
आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उदास होने का शब्द यहां पर लिखने का तात्पर्य है, जैसा पान वाला उपहास करता था, मजाकिया किस्म का था, लेकिन उसके हृदय में भी कहीं किसी व्यक्ति के लिए सम्मान था, उसके लिए सहृदयता थी, प्रेम था। तो आज वो उसको उदास हुआ। वह पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। उसकी मृत्यु पर उसे उदासी हुई और कुछ नहीं पूछ पाए। हवलदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में जा बैठे, रवाना हो गए, चल पड़े। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का। कौम का मतलब जाति, देश, जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। यहां पर हवलदार साहब की आंतरिक पीड़ा के बहाने लेखक समाज के उन व्यक्तियों को कह रहे हैं जो उन देशभक्तों के लिए सम्मान नहीं दे पाते, या अपने देश के लिए नहीं, जिन्होंने कुर्बानी की है इसी तरह कुर्बानी देने के लिए वो तैयार नहीं है। स्वार्थ और लोभ से जीने वाले व्यक्तियों के विषय में यहां पर वर्णन किया है। अपने लिए बिकने का मौका ढूंढती है। दुखी हो गए, 15 दिन बाद भी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी। हृदय स्थली का मतलब मुख्य स्थल पर, चौराहे पर प्रतिष्ठापित, रखा हुआ होगा, प्रतिष्ठा किया हुआ होगा। जो दूसरों के द्वारा रखा गया है उसे प्रतिष्ठा करना कहते हैं, स्थापना करना। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। यहां पर लेखक की मनोभावना उन देशभक्तों के लिए है और नफरत भी है जो लोग देशभक्तों को सम्मान नहीं देते हैं। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति पर उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। यहां पर देखो, स्पीड, ब्रेक, ये अंग्रेजी के शब्द हैं, इसको वैसे ही प्रयोग कर लिया। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक उसके सामने जाकर के अटेंशन में खड़े हो गए, सम्मान की मुद्रा में खड़े हो गए। जैसे हम लोग अटेंशन की मुद्रा, सावधान की मुद्रा को अटेंशन कहते हैं। आंखों की, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडा एक प्रकार का घास होता है जिसको बच्चे जो है खेल खेल में चश्मा बना लेते हैं, जैसा बच्चा बना लेते हैं। ऐसा किसी बच्चे ने उसमें लगा दिया, क्योंकि वो भी देखता था। उसके मन में कहीं सम्मान की भावना जागी और बच्चे ने सरकंडे का चश्मा, जितनी उसकी क्षमता थी, उसको लेकर के बना दिया और उसमें लगा दिया। यहां पर लेखक जो है, एक बच्चे के अंदर भी देशभक्ति की भावना देख करके खुश होना, यह भाव प्रकट होता है। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर आंखें भर आई। आज उनका सम्मान नजर आया। इस तरीके से लेखक ने बड़े सुंदर तरीके से देशभक्ति का वर्णन अपने शब्दों के माध्यम से किया है और इस कहानी के माध्यम से पिरोया है। अब हम पाठ के प्रश्नोत्तर के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। इस
पाठ को पढ़ने के पश्चात पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करें, आपके सीधे हाथ में एक सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें, दबा दें। इससे आपको अगले पाठ आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। कल हम अगले पाठ का चर्चा करेंगे और आपको ये पसंद आए तो आप यहां पर लाइक बटन है तो लाइक भी जरूर दबाएं। प्रश्न नंबर 1, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर, चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था, इसलिए लोग उसे कैप्टन कहते थे। प्रश्न नंबर 2, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। क, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हुए थे? ख, मूर्ति के सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? ग, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? उत्तर, कैप्टन एक देश प्रेमी था। नेताजी जैसे देशभक्त के लिए उनके मन में सम्मान की भावना थी। उसके मर जाने के बाद हालदार साहब को लगा कि अब समाज में किसी के मन में भी नेताजी या देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना नहीं है, इसलिए वो मायूस हो गए। ख का उत्तर, मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज भी देश की आने वाले पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। भले ही उसके पास साधन न हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बना वह सरकंडे का चश्मा भी एक भावनात्मक दृष्टिकोण से मूल्यवान है। ग, उचित साधन न होते हुए भी किसी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहनाया। बड़े लोगों के मन में जिस देशभक्ति का अभाव है, वही देशभक्ति सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर हालदार साहब भावुक हो उठे। प्रश्न नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उत्तर, देशभक्त नेताओं ने देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी हर खुशी को त्याग दिया तथा अपना सर्वस्व देश के प्रति समर्पित कर दिया। आज हमारा देश उन्हीं के कारण आजाद हुआ है, परंतु यदि किसी के मन में ऐसे देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना नहीं तो वे उनकी देशभक्ति पर हंसते हैं, तो बड़े ही दुख की बात है। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, इनके मन में स्वार्थ की भावना प्रबल है। लेखक ऐसे लोगों पर अपना क्षोभ व्यक्त करते हैं, दुख। पान वाले पर एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। सड़क के चौराहे पर किनारे पर एक पान की दुकान में एक पान वाला बैठा है। वह काला तथा मोटा है, उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे हैं। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसका मुंह पान से भरा हुआ है। पान खाने के कारण उसके होठ लाल तथा कहीं कहीं काले पड़ गए हैं। उसने अपने कंधे पर एक कपड़ा गमछा रखा हुआ है, जिसे रह रहकर अपना चेहरा साफ करता है। प्रश्न नंबर 5, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर, पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहा है, परंतु
कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के सभी गुण मौजूद हैं जो कि पान वाले में या समाज के किसी अन्य बुद्धिजीवी में नहीं है। वह भले ही अपाहिज है, पर उसकी इतनी शक्ति है कि वह कभी भी नेताजी के बगैर चश्मा नहीं रहने नेताजी को बगैर चश्मा नहीं रहने देता। वह भले ही पागल है, पर उसमें इतना विवेक तो है कि जिसने हमें आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसका सम्मान करना चाहिए। अतः कैप्टन पान वाले से अधिक सक्रिय तथा विवेकशील है। प्रश्न 6, निम्नलिखित पात्रों की कौन कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन कौन सी विशेषता पर संकेत करते हैं? हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपने धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। हालदार साहब एक देशभक्त थे। नेताजी के रोज बदलते चश्मे को देखने के लिए वे उत्सुक थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति देखकर खुश होते थे। कैप्टन के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। पान वाले की विशेषता, पान वाला भावुक था। कैप्टन के लिए उसके मन में स्नेह था। कहीं ना कहीं वह भी कैप्टन के देशभक्ति पर मुग्ध था। कैप्टन के मर जाने पर वह दुखी था। अब कैप्टन की विशेषताएं, नेताजी के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी, इसलिए नेताजी को बगैर चश्मे के देखना उसे अच्छा नहीं लगता था। वह देशभक्त था। आर्थिक विपन्नता के कारण, आर्थिक गरीबी के कारण वह नेताजी को स्थायी रूप से चश्मा नहीं पहना पाता था। प्रश्न नंबर 7, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र अंकित रहा होगा? आप कल्पना से लिखिए, अपनी कल्पना लिखिए, मानसिक कल्पना। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को नहीं देखा था, तब तक वो एक फौजी भूतपूर्व सैनिक समझते थे। उन्हें लगता था आजाद हिंद फौज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य हो सकते हैं? आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापना करना चाहेंगे और क्यों? वह मूर्ति के प्रति आपके दूसरों लोगों के प्रति उत्तरदायित्व क्या होने चाहिए? उत्तर, हम अपने आसपास के चौराहों पर महान व्यक्ति की मूर्ति देखते हैं। इस प्रकार की मूर्ति लगाने के लिए कई कारण हो सकते हैं। लोगों को प्रेरणा देने के लिए, उस महान व्यक्तियों के त्याग और बलिदान को अमर रखने के उद्देश्य से, ऐसे लोगों का सम्मान करने के उद्देश्य से। ख, हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापना करना चाहेंगे। आप यहां पर किसी अन्य महापुरुष की मूर्ति का नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को आजाद करने में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने हिंसा को त्याग कर अहिंसा के पथ पर प्रधानता दी। मूर्ति के प्रति हमारे तथा समाज के अन्य लोगों का कुछ उत्तरदायित्व है। हमें मूर्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मूर्ति किसी सम्माननीय व्यक्ति का प्रतीक है। हमें यह ध्यान रखना होगा, किसी भी प्रकार से मूर्ति का अपमान न हो। मूर्ति की जरूरतों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। प्रश्न 9, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल कीजिए। उत्तर,
हम भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करके अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। जैसे जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, जितना हो सके हमें सरकार की सहायता करनी चाहिए, समाज में हो रहे अन्याय का विरोध करना चाहिए, हमें देश की उन्नति में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई गिराक आ गया हो तो समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। मानक हिंदी में देखिए, अगर कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन कहां से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला चौखट दे देता है और उसकी जगह दूसरा लगा देता है। प्रश्न नंबर 11, भाई खूब, क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने का क्या लाभ होते हैं। इस वाक्य में दो अलग अलग भाषाओं को एक साथ मिलाकर प्रस्तुत किया गया है। साधारण बोलचाल की भाषा पर कई भाषाओं का प्रभाव रहता है। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण इसलिए किया जाता है कि बहुत प्रचलित शब्द अक्सर लोगों को जल्दी समझ में आ जाते हैं। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से वाक्य अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। दूसरी भाषा के कुछ शब्दों की जानकारी भी मिलती है। अब यहां पर आपको निपात समझना है। निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटिए, उसके नए वाक्य बनाइए। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। किसी स्थानीय कलाकार को भी अवसर देने का निर्णय किया होगा। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। देखो यहां पर कुछ न कुछ, को, ही, तो, थी, अब भी, में, ये सारी निपात हैं। अब आपको वाच्य बदलने के लिए अब व्याकरण सीखना है। तो हम व्याकरण के लिए अलग हमारा प्रसंग देख सकते हैं, लेकिन यहां पर इन प्रश्नों का अब वाच्य कैसे बदला जाता है, इसके लिए हमेशा करण, कर्ता, कर्म, करण, करण कारक का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में इसे तृतीया विभक्ति कहते हैं। देखो यहां, वह अपनी छोटी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेम से नेताजी की मूर्ति को फिट कर देता है। तो वह की जगह हमने क्या किया, उसके द्वारा। अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों से नेताजी की मूर्ति फिट कर दिया जाता है। पान वाले के द्वारा, नया पान खाया जा रहा था, पान वाले के द्वारा साफ बता दिया जा गया। ड्राइवर के द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। नेताजी के द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। हालदार साहब के द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब चलते हैं, अब चला जाइए। जैसे उदाहरण है ऐसे इनके बनाने हैं। मां नहीं बैठ सकती, मैं नहीं देख सकती, मां से बैठा नहीं जाता, मुझसे देखा नहीं जाता, चलो अब सोया जाए, मां से रोया नहीं जाता। तो साथियों, आपको ये प्रश्नोत्तर शैली और पाठ की व्याख्या, लेखक परिचय सब बड़ा पसंद आया होगा। हिंदी साहित्य के विकास और अपने मित्र को अगर आप चाहते हैं कि इस पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए सहायता मिले और हिंदी के प्रति अगर आपकी रुचि है, तो कम से कम कुछ मित्रों को इसे भेजें, ताकि लेखन का शैली आप समझ सकें। स्वयं प्रकाश के माध्यम से जिस तरीके से सरल शब्दों में लिखा गया है, उसको किस तरीके से हम अपनी लेखनी से बद्ध करें, उसको आप लिख भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। तो सभी से, हिंदी प्रेमियों से आग्रह है, इसे स्वयं भी सुने और सभी अपने मित्रों को भेजें
और सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि मेरे हर वीडियो आप तक की पहुंचते रहेगा और मैं अन्य विषयों पर भी वीडियो बनाता हूं। अगर वह आपके रुचिकर विषय होगा तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। सबको मेरा प्रणाम, मां सरस्वती का आशीर्वाद। नमस्ते।